मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आज आपका करंट अफेयर की डेली क्लास में। काफ़ी दिनों बाद आज हम करंट अफेयर की क्लास कर रहे हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सबका जो होली का त्यौहार है बहुत ही अच्छा गया होगा और आप सभी ने बहुत ही इंजॉय किया होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार होता है, होली हो गया, दीपावली हो गया, कि हम फैमिली के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स होते हैं, सब लोग आते हैं, एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। तो वो जो हैप्पीनेस होती है, वो जो खुशी होती है, हम एक दूसरे से बांट पाते हैं और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भुला के एक नई लाइफ का शुरुआत करते हैं, एक नई मतलब रिश्तों का शुरुआत करते हैं, चीज़ों का शुरुआत करते हैं। तो उस वजह से ये दो जो त्यौहार हैं हिंदू रिलीजियन में जो बोले जाते हैं, होली हो गया आपका, दीपावली हो गया, तो बहुत ही महत्व रखते हैं इसी वजह से। ठीक है, तो आज मैं यही आशा करता हूँ आपने बहुत इंजॉय किया होगा। त्यौहार आपका हो चुका है, चुनाव भी आपका हो चुका है, अब फोकस आपको करना है आपकी अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, तो करंट अफेयर की क्लास में हम लोगों ने काफ़ी गैप कर लिया। गैप इसलिए हो गया क्योंकि हॉलीडे था, सबको उसका भी हक है, ऐसा नहीं है। पढ़ाई भी ज़रूरी है, खुशियाँ भी ज़रूरी हैं, सबको ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर माइंड से अच्छे होंगे, दिमाग से स्वस्थ होंगे, तो हमारा पढ़ाई में भी मन लगेगा। वजह यही थी। ठीक है, तो 18 और 19 को तो हमारा हॉलीडे था और 20 को हमारा संडे था। तो उस वजह से वैसे तो मैं आज आपको क्लास ये आपकी संडे को अपना देने वाला था, लेकिन फिर वजह ये हुई कि संडे को होता है हॉलीडे, जिसकी वजह से हम 21 या मंडे को अगले दिन करंट अफेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब से क्या होगा, अब से संडे को आपको क्लास नहीं मिलेगी, वो क्लास आपको सीधा मंडे को ही मिला करेगी। संडे को आप प्रॉपर आपका ऑफ ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ हम संडे को क्या करेंगे, या तो कोई अनाउंसमेंट होगा, या अगर मैं चाहूंगा कोई स्पेशल क्लास सीडीपी की से लेके, या फिर करंट अफेयर से लेके, या फिर जीके, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपके सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो। वो ये नहीं बोर्ड्स के बच्चे हैं या टीचिंग के बच्चे हैं या डिफेंस के बच्चे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। सभी के लिए एक ऐसी क्लास जो संडे को मैं ला सकता हूँ, सरप्राइज क्लास होगी। ठीक है, बाकी संडे को आपका प्रॉपर ऑफ ही रहेगा। तो 18 तारीख 19 तारीख तो टोटल हमारा 3 डेज का हो गया, क्योंकि हम 21 तारीख उसी दिन का क्लास का मैं डेट डालता हूँ जिस दिन हम क्लास करते हैं। वैसे मुझे ये डेट पिछले दिन की डालनी चाहिए, तो इसका भी काफी लोगों ने मुझसे बोला कि करंट अफेयर आप उसी दिन का तो नहीं करवाते, तो उसी दिन की डेट क्यों डालते हैं। तो उसका रीजन ये है कि आपके दिमाग में इल्यूजन ना रहे कि मैंने आज का करंट अफेयर नहीं पढ़ा है। ठीक है, उसका रीजन ये है, होता ये है कि अगर मैं आज आपको 21 तारीख को करंट अफेयर करवा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि पिछले 3 दिनों के पिछले 24 घंटे में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, वो आप अपनी क्लास में पढ़ रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, फिर आप जब अगले दिन 22 तारीख को करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि फिर से पिछले 24 घंटे के आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उस क्लास में। तो इसमें आपका इल्यूजन या फिर आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो ठीक लगे वो करें। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन होना चाहिए सही, और आपका सिलेक्शन होना चाहिए एकदम टॉप नंबर पे। ठीक है, तो आज के हमारे जो करंट अफेयर होंगे उसमें हम आज कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैंने रखे हैं जो आपके बेस्ट हो सकते हैं, ज्यादा बढ़ाने की मैंने कोशिश नहीं की, क्योंकि 3 डेज के लिए हम फॉलो कर रहे हैं। 3 डेज में लगभग 30 क्वेश्चन तो होने चाहिए, लेकिन आपका संडे आता है बीच में, तो उस वजह से 20 क्वेश्चन हुए आपके। तो 1-2 क्वेश्चन जो आपके हैं इंक्लूड करेंगे जब हम मंथली मैगजीन आपको अवेलेबल करवाएंगे, मंथली आपको पूरा प्रॉपर नोट्स अवेलेबल करवाएंगे, तो उसमें आपको चीजें बता दी जाएंगी, उसमें आपके क्वेश्चन और ऐड कर दिए जाएंगे अलग से। ठीक है, तो उसमें आप परेशान ना हो। तो क्लास को छोटा रखेंगे, अब जो बातें होंगी मैंने सारी बता दी हैं, तेजी के साथ करेंगे और काफी अच्छे से डिस्कस भी करते हुए चलेंगे। और बाकी जैसे मैं आपको इसेंशियल जानकारी बताता जाता हूं कि जीके से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको आज मैं बताने की कम कोशिश करूंगा। उसकी वजह क्या है कि अगर मैं 20 क्वेश्चन पूरे डिस्कस करूंगा तो क्लास कम से कम 1 घंटे से ओवर हो जाएगी, उसमें आप हो जाएंगे बोर, क्योंकि आप तो ये 8 बजे सुबह क्लास देखते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास की लिमिट जो होनी चाहिए वो 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से हम तेजी से सॉल्व करेंगे, और जीके का जो पोर्शन है उसको मैं कम से कम करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप परेशान मत हो। जीके का फिर हम आगे तो मैं आपको रोज बताता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, ये एक आपका ईवी है, इलेक्ट्रिक इंजन है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है। किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसको जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी,
ये हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब केंद्र सरकार में। ये हमारे नितिन गडकरी बेस्ट अब तक के मिनिस्टर्स बोले जा सकते हैं, क्योंकि इनकी फील्ड में जो इंप्रूवमेंट्स इंडियन मतलब इकोनॉमी में हुए हैं और इस क्षेत्र में हुए हैं, सड़क और परिवहन क्षेत्र में, मतलब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बोलते नहीं है वैसे, मैं लिखे दे रहा हूं बस, मिनिस्ट्री, ठीक है। तो समझाने के लिए लिख दिया है, बाकी इसका नाम और तरीके से बोला जाता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो नितिन गडकरी जी जो हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और परिवहन मंत्रालय के जो आपके मंत्री हैं, उनके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उद्घाटन किया गया है, लॉन्च किया गया। तो ये आपका पहला ईवी इंजन ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल रिलेटेड यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल ये लॉन्च किया गया है। ईवी है आपका, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ईवी। तो इसका एक लक्ष्य रखा गया है प्रॉपर 2047 तक। 2047 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि इंडिया में जितने भी व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारा जो कार्बन एमिशन हो रहा है, मतलब कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और आपका यूनाइटेड नेशंस है और यूएनईपी है, मतलब यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम जिसको बोला जाता है, उसके अंडर में इस चीज को बोला गया है, सारे देशों से बोला गया है। जो भी आपके 190 प्लस या 160 प्लस समथिंग आपके देश हैं यूनाइटेड नेशंस की कैटेगरी जो आते हैं, जिन्होंने सदस्यता ले रखी है, उन सारे देशों से ये बात बोली गई है कि आप अपने यहाँ पे कार्बन का जो इमिशन है उसको 0% करें, कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको 0% करें। तो उसी के अंडर में ये स्कीम भी इंडिया में लॉन्च की गई कि हमें सारे व्हीकल्स हैं, क्योंकि हमारा कार्बन निकलता है ना, गाड़ियों से जो पॉल्यूशन होता है वहां से कार्बन निकलता है, तो उसकी वजह से काफी चीजें हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं। तो 2047 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि हमें जो सारे व्हीकल्स हैं, जो सारे हमारे वाहन हैं, उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है। और इसकी जो थीम है, थीम इसकी मतलब क्या रखी गई है, किस योजना के अंतर्गत इसमें इस चीज का काम किया जा रहा है, जिसमें जो बोला जाए ऊर्जा आत्मनिर्भर, ऊर्जा आत्मनिर्भर। इस चीज को बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो ये है, जो लोग नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अब बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही रहे हैं, प्रॉपर पीडीएफ दिया जा रहा है। अब तो हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है, जो मैं खुद यूज करता हूं वो आपको दिए जा रहे हैं तो नोट्स, तो प्रॉपर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और भी बेहतर चीजें आपके लिए लाई जा रही है। बोर्ड्स का कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, जो आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन हो, उनको बताएं, उनको ज्वाइन करवाएं वो कोर्स। कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको मिलेगा ना, फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो जुड़े और लोगों को जोड़ें, ठीक है। तो अगला जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपका ये है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन ये क्या है? ये आपका एक यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंडर आता है, मतलब बोला गया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से काफी चीजें हैं। यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को के जो मतलब 10 सतत विकास के लक्ष्य हैं, उनमें आपका एक ये भी आता है कि हमें हर एक कंट्री में जो कार्बन का इमिशन है, मतलब कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन इमिशन है, उसको 0% तक लाना है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि कार्बन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में काफी चीजों का चेंजमेंट्स हो रहा है। वो क्या चेंजमेंट्स हो रहा है? अभी आप देख रहे हैं कि हम मार्च के महीने में हैं और हमको जून के जैसी गर्मी का महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है। इसका रीजन यही है कि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसकी वजह से मौसम के पीरियड्स में, मतलब जो समय काल में, अंतराल में जो परिवर्तन आया है वो सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आया है। क्योंकि हम लोग आधुनिकीकरण की तरफ, इतने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि हम भूल ही गए हैं कि एनवायरनमेंट भी हमारे आसपास कोई चीज होती है जिसको हम खराब कर रहे हैं, उसको हानि पहुंचा रहे हैं। 4G आया, 5G आने वाला है कुछ दिन बाद, 6, 7G आ जाएगा। तो इसके जो ट्रांसफ्यूशन वेव्स होती हैं जो हमको तो दिखाई देती नहीं, लेकिन उस वेव से आपके बहुत सारे पक्षी हैं जो हानि उनको पहुंचती है। जैसे कि आपका 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया गया, स्पैरो डे मनाया जाता है। तो आपका गौरैया आप देखते हो गांव में, पहले बहुत समय पहले हम भी छोटे हुआ करते थे, हम भी देखते थे, हमारे
गांव, मैं प्रॉपर एक गांव से रिलेट करता हूं, तो मैंने देखा आपके जो घोंसले होते हैं या घर में आपका कच्चे घरों में, मैंने देखा कि वहां पे गौरैया रहती थी, बहुत सारे आते थे। लेकिन आज के समय में उस चिड़िया को देखना एक बहुत ही दुर्लभ चीज हो गई है। उसका रीजन क्या है कि हमने एनवायरनमेंट को इतना खराब कर दिया है कि अब कई सारी आपकी प्रजातियां हैं जो बर्ड्स की हैं, मतलब पंछियों की हैं, वो आपकी विलुप्त की कगार पे पहुंची हैं, या तो विलुप्त हो ही चुकी हैं या तो विलुप्त हो गई, खत्म हो गई हैं। तो इसका रीजन यही है कि इन्वायरमेंट में जो चेंजमेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से हम इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। उसकी वजह से काफी जो ऐसी चीजें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचाती हैं वो विलुप्त हुई जा रही हैं। जैसे कि आपका एक मधुमक्खी है, अगर मधुमक्खी इस पृथ्वी से गायब हो जाए तो आपका लगभग से लगभग एक हफ्ते में पूरी पृथ्वी का आपका खत्म हो जाएगी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो आपका पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत फिर आपका खाने का जो प्रोडक्शन है, जो मतलब खाना आप खाते हैं, जो आपको मिलता है, वो प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा, आपको खाने को कुछ मिलेगा ही नहीं। उसका रीजन क्या हुआ? आपका मधुमक्खी जो होती है वो पॉलिनेशन में सहायक होती है, एक चीज जगह से दूसरी जगह वो उन पॉलिनेशन की प्रक्रिया में आपका परागण में शामिल होती है, सहायक होती है। अगर वो ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, वो मतलब चीज का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण नहीं हो रहा है, पॉलिनेशन के दौरान जिस चीज का स्थानांतरण होता है, जिन कणों का स्थानांतरण होता है, जिसकी वजह से पौधों में फूल खिलते हैं और बीज पड़ता है, जिसके द्वारा हमें फल मिलता है, तो वो पॉलिनेशन होना ही, परागण होना ही बंद हो जाएगा। और अगर मधुमक्खी नहीं इस पृथ्वी पे होगी तो हम जीवित नहीं रह सकते, हमें खाने को कुछ नहीं मिल पाएगा। तो एक ये आपका बहुत ही बड़ा रीजन है। सोचने एक लायक बात है कि अगर मधुमक्खी गायब हो जाएगा तो क्या होगा। क्वेश्चन करें खुद से, चीजों को देखें आसपास, तब आपको चीजें और भी इंटरेस्टिंग लगेंगी, तभी आपको और समझ में आएगी। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, इसके अंदर में आपके मुंबई शहर है, उसने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और मुंबई शहर एक पहला राज्य बन गया है, पहला शहर बन गया है, सॉरी राज्य नहीं बोलना चाहिए, शहर बन गया है जिसने ये लक्ष्य को निर्धारित करने वाला एशिया का प्रथम शहर बना है। ठीक है, तो मुंबई आपका फर्स्ट सिटी होगा इन एशिया जिसने 2070 तक कार्बन इमिशन, सीई मैं लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, सीई का मतलब और कुछ मत निकाल देना, कार्बन इमिशन ही है इसका मतलब, ठीक है। तो इसको 0% करने का लक्ष्य, टारगेट निर्धारित किया है। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अंतर्गत भारत का कौन सा ऐसा शहर है जिसने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन की दर को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बनेगा, तो आपका आंसर होगा मुंबई। मुंबई आपका ऐसा शहर है जिसने सन 2070 तक कार्बन एमिशन को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसमें आपका ये हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है IGC, जी मतलब आपका गॉड, गॉड बकरी वाला जी, जे नहीं जी, हाँ जी ना जी वाला। तो अगला आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, इंटरनेशनल जियोग्राफिकल कांग्रेस, इंटरनेशनल जियोग्राफिकल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब ये आपका एक कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्क्लेव होता है जिसको IGC बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस। तो इसका आयोजन कहां हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। इसका आयोजन स्थल होगा नई दिल्ली। आयोजन स्थल क्या होगा? न्यू दिल्ली। और इसमें एक चीज आप और बोल सकते हैं, कौन से नंबर का ये है? तो ये 36 नंबर का है, 36 नंबर एडिशन बोले आप, संस्करण, या फिर किस नंबर का है? तो 36। ठीक है, अब आपका मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि ICG का जो स्थापना है और भारत में प्रथम बार कब हुई थी? इसके पहले भारत में एक बार और हो चुकी है, कब हुई थी?
उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और उसका स्थापना दिवस बनाना है। और इसके अध्यक्ष भी होते हैं, वो भी आप बताएंगे, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले तुरंत, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका खुशियों के बारे में। खुशियों के बारे में क्यों क्वेश्चन है? क्योंकि आजकल जो हैप्पीनेस है, खुशी है, वो आपकी कम हो चुकी है सबकी जिंदगी से। तो अगला आपका क्वेश्चन आता है वो ये है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। कुछ बच्चों का दुख है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, तो कहते हैं ये दुख खत्म काहे नहीं होता है। होगा खत्म, एक दिन जरूर होगा, परेशान मत हो। हर चीज का एक एंड होता है, तो उसका भी एंड आएगा। तो ये आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको 20 मार्च को, 20 मार्च को मनाया जाता है आपका विश्व खुशहाली दिवस, ठीक है। किसके द्वारा, प्रस्ताव किसका है? तो प्रस्ताव आपका जो पारित हुआ 12 जुलाई 2012 को हुआ यूनाइटेड नेशन और यूनेस्को। जब आप जो डे मनाए जाते हैं ना, इंटरनेशनल जो डे होते हैं, उनका प्रपोजल ज्यादातर आपका यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही दिया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, आपका संगठन है, वो विश्व को एकत्र करने का काम करता है। यूनाइटेड नेशन के पास खुद की एक सेना भी है, जिसके अंतर्गत भारत के सैनिक भी कुछ ऐसे हैं जो वहां पे जॉब क्या अपनी सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं। यदि होता क्या है, ये आप इमेजिन करो कि किसी दूसरे ग्रह के लोगों ने हम पे आक्रमण कर दिया। ये इमेजिन करो आप, ऐसा आप कहोगे ऐसा थोड़ा हो सकता है, हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर वहां पे क्या होगा, फिर हमारे पास फिर गवर्नमेंट नहीं देखी जाएगी कि इंडियन गवर्नमेंट है, आपके मोदी जी हैं, वो जाएंगे, वो लड़ेंगे जाके, तो ऐसा सुपर ह्यूमन तो वो है नहीं। या फिर आपके ये हो गए जो बाइडन हो गए, वो तो लड़ेंगे नहीं जाके। चाइना के हो गए, या फिर रशिया के जो पुतिन इस समय सबसे लड़ने को तैयार हैं, वो भी तब नहीं जाएंगे लड़ने को कि उनसे लड़ने जाके। एलियंस वगैरह जब अटैक करते हैं तो होगा क्या, फिर आपको एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे देशों को इकट्ठा करेगा और सबसे सुविधाएं प्रोवाइड करेगा, सबसे पूछेगा, सबकी राय लेगा कि हमें अब क्या करना चाहिए। संयुक्त रूप से यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष होंगे, वो उस समय पृथ्वी मतलब अर्थ का एक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे होंगे, जैसा कि आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। वो उस समय पूरे वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उन लोगों के सामने जिन लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। तो वहां पे हमारी यूनाइटेड नेशन की सेना है, या किसी देश के सारे सब तो साथ मिलकर लड़ेंगे ना। वैसे लड़ने वड़ने की बातें नहीं करनी चाहिए, हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे का, और बातें ऐसी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझाने का तरीका था मेरा। तो आपकी जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है। तो ये स्थापना कब की गई? ये स्थापना आपकी की गई थी जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो सारे देशों को लगा कि हम लोग वर्ल्ड वॉर कर क्यों रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। क्योंकि जब जनता ही नहीं होगी तो हम देश रहेंगे कहाँ, हमारी सरकार कहाँ रहेगी, हम किस पे राज करेंगे। तो फिर एक आइडिया आता है, एक प्लान निकल के आता है बाहर कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसमें सारे देश शामिल होंगे और हम किसी से लड़ने या फिर किसी पे युद्ध करने की जरूरत नहीं समझेंगे, जब तक कि हमें ना लगे कि हमारे कोई देश हमारे ऊपर आंतरिक अशांति या फिर बाह्य रूप से हमारे ऊपर कोई ऐसी साजिश बना रहा है जिससे हमारे देश की स्वतंत्रता के ऊपर हानि आ सकती है। तो तब तक हम उस देश पे युद्ध का अलाउ नहीं कर सकते हैं, युद्ध को नहीं छेड़ सकते हैं, ठीक है। तब हमारा बाहर निकल के आता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका होता है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो जाती है। ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात होती है, उसके बाद ही जस्ट ये चीज लागू हो जाती है। इसके अंतर्गत आपकी 6 और संस्थाएं हैं, जो आपकी यूएनए यूनाइटेड नेशन असेंबली होती है, और भी 5 हैं। तो वो चाहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका प्रथम बार जो प्रस्ताव है 12 जुलाई 2012 को पारित किया गया था। 12 जुलाई 2012 से इसको मनाना शुरू किया गया था, ठीक है, सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था। देन हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है डे लाइट पावर्स कॉन्फ्रेंस, आपका एक है, कॉन्फ्रेंस नहीं है, सॉरी, ये आपका है डे लाइट पावर्स ऑफ रेटलिंग।
डे लाइट पावर्स ऑफ रेटलिंग। तो आपका ये अगला क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके अंतर्गत जो चीज रखी गई है, ये आपका एक रेटिंग है। आपने सॉरी गलत लिख दिया है, रेटिंग तभी मैं कहूँगी क्या ही है। अब नोट्स में शायद गलत लिख दिया है, तो नोट्स में आपको सही करना पड़ेगा इस चीज को। इस क्वेश्चन को आप सब लोग नोट कर लें, क्योंकि ये चीज गलत लिख दी है नोट्स में, नोट करते वक्त सब गलत हो गया है। तो डे लाइट पावर्स ऑफ रेटिंग जो आपकी है, इसके अंतर्गत आपकी जो सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे आपका रिलायंस जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, कोई भी आपको पीएनजी हो गया, भारत के हिंदुस्तान यूनिलीवर होगी, तो इन कंपनीज में आपकी जो है टॉप किसने किया है इंडिया की तरफ से? इंडिया की तरफ से नहीं, मतलब इंडिया का कौन सा स्थान रहा है? तो इंडिया की जो आपकी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनका 5वां नंबर रहा है वर्ल्ड में, भारत की तरफ से। 5th नंबर पे रहे हैं। पहले नंबर पे कौन रहा है? तो पहले नंबर पे आपका रहा है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, जो मार्ट वगैरह होते हैं ना आपकी, न्यूयॉर्क की कंपनी है, या अमेरिका की है, न्यूयॉर्क वगैरह में आपका ज्यादा पॉपुलर, आपने मूवीज में देखा होगा ना, हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, जो आपको वॉलमार्ट लिखा रहता है। ज़ॉम्बीज मूवी हो, किसी भी टाइप की मूवीज हो, अगर मॉल का कोई सीन दिखाया जा रहा है तो ज्यादातर मूवीज में आपको वॉलमार्ट ही दिखाया जा रहा होता है, क्योंकि वहां पे वॉलमार्ट अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी है कि 90% जो वहां के मॉल्स वगैरह, मार्ट्स वगैरह हैं, सब पे वॉलमार्ट ने कब्जा कर रखा है। कब्जा मतलब नहीं, मॉल अपने खोल रखे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जियो ट्रेंड्स नाम से खुल रहे हैं स्टोर आपके, आप जियो पेट्रोल पंप, मतलब एवरीथिंग इज जियो, सम आप आफ्टर सम डेज, मतलब एवरीथिंग इज जियो, मतलब एवरीथिंग इज जियो। अब इस पे मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, सब कुछ जियो जियो हो जाएगा कुछ दिन बाद। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? दिशांक ऐप, ये एप्लीकेशन से रिलेटेड है। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इन पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये एग्जाम में हमारे पूछे जाएंगे जरूर, इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। दिशांक ऐप किससे रिलेटेड है? तो दिशांक ऐप का जो कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है इसको, इसका कारण क्या है? कर्नाटक सरकार ने इसको लॉन्च करने का एक रीजन ये बताया है, कर्नाटक आपका हो जाता है राजधानी बेंगलोर हो जाती है, कर्नाटक के सीएम है और राज्यपाल है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताएं कौन है। तो दिशांक ऐप का मतलब ये है कि आप देख रहे हो उसमें दिशा दिए है, अंक दिया है, मतलब डायरेक्शनल, और अंक मतलब नंबर्स, जबकि दिशा के नंबर मतलब हमारे यहाँ भू रिलेटेड होता है। जैसे हम कोई जमीन खरीदने जाते हैं तो उसका हमें डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ता है, कि बोलते हैं ना कि जाके खतौनी निकलवा के लाओ। तो दिशांक ऐप कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस वजह से लॉन्च किया है कि वहां पे जो सुविधाएं होंगी, हम लोग तो जाते हैं कैफे से निकलवाने, तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज को थोड़ा और एडवांस कर दिया है कि एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। उस एप्लीकेशन में क्या होगा कि वहां पे आप सारी जमीनों का जो है सिस्टम, आप अपनी जमीन का रजिस्ट्री, अपनी जमीन का सब कुछ सिस्टम वहां पे अपलोडेड है, आप आईडी बनाए, सब कुछ बनाए, वहां पे आप हर चीज अवेलेबल है, आपको देख सकते हैं। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप अपने डिस्ट्रिक्ट में डालें कि इस प्लॉट पे, इस जमीन पे किसका घर बना है, ये किसके नाम है और किसके नंबर पर रजिस्ट्री है, सब आप वहां पे तुरंत देख सकते हैं। वो आपके अब हाथ में चीज है, आप कैफे जाने की जरूरत नहीं है। तो इस एप्लीकेशन का मतलब क्या है? पहले तो किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक सरकार ने, कर्नाटक सरकार आपकी होगी, ठीक है। फिर इसका रीजन क्या रहा है? रीजन ये रहा है कि अभिलेखों की जो जानकारी है वो आपको जो आपके रिलेटेड है, भू में अभिलेखों तक पहुंच को आसान करना, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। भू में अभिलेखों तक पहुंच को आसान करना, ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। जो आपके भूमि अभिलेख होते हैं ना, आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके जमीन के कागजात, दस्तावेज है। आप अपने पिताजी से कहते हो कि हमारा हिस्सा में दे दो, तो कहते हैं जमीन के कागजात तो दीजिए पहले हमें, तब तो हम आपको हिस्सा दे देंगे, वो तो आपके पास है नहीं। तो सारी जमीन आपके पिताजी के नाम है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो पुरानी मूवीज में होता था ना, हम दूसरी जमीन के कागजात बना लेंगे, पिताजी को ही दखलंदाज कर देंगे। तो ऐसा करना नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिशांक ऐप जो आपका है कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है, और इसमें जो भूमि अभिलेखों तक पहुंच को आसान करना है, ठीक है। और किसके द्वारा ये किया गया है, मतलब कौन सी आपकी मतलब केंद्र सरकार की संस्था है जो उसमें हेल्प कर रही है, सहायता कर रही है। तो आपका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो है द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र स्थापना बताएं और इसके अध्यक्ष बताएं। मैं इसलिए नहीं लिखता हूं कि आपको लिख तो मैं लिख दूंगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, मतलब उसका फिर कोई रीजन नहीं रह जाएगा अगर मैं सारी चीजें यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप वीडियो देखेंगे निकल जाएंगे। आप खुद कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया करें, वो आपको याद हो जाएगा। बार बार उस चीज को अगर आप लिख रहे हैं तो आपको फिर पूरे दिन करना, फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपने पूरा रिवीजन ही यहाँ पे कर लिया। आपके आधे घंटे की क्लास में आपका 2 घंटे की मेहनत जो आप करेंगे अलग से बैठ के, वो आपकी आधे घंटे में ही पूरी हो जा रही है। खुद से आप कर लिया करें इतना, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल देता हूँ। बाकी आपके नोट्स में आपको तो सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही ना। आगे अभी और एडवांस हम थोड़ा कर देंगे तो उसमें आपको प्रिंटेड नोट्स मिलने लगेंगे। प्रिंटेड नोट्स में आपका क्या होगा कि इंफॉर्मेशन तो अलग होएगी, थ्योरेटिकल और विद एमसीक्यू भी आया करेगा। डेली का डेली 10 एमसीक्यू भी हुआ करेंगे, थ्योरी भी हुआ करेगी। तो इससे ज्यादा फिर क्या ही आपको इतनी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो भारत का आयुध निर्माण दिवस, ऑर्डिनेंस डे, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपकी होती है ना, जैसे आपका कानपुर में है एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हर जगह पे है। तो सबसे पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पे है, तो सबसे पुरानी जो आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो आपकी कोलकाता में थी। कोलकाता में किस सन में थी, लगभग आपका जो सन था बिल्कुल एग्जैक्ट अगर मैं बोलना चाहूँ तो लगभग आपका 18 मार्च 1802 में थी कोलकाता में। किस जगह पे, कोसीपुरा आपका एक नाम है डिस्ट्रिक्ट या फिर स्थान, इस समय डिस्ट्रिक्ट है नहीं है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन कोलकाता में जो आपका कोसीपुर है वहां पे 18 मार्च 1802 में जब अंग्रेज यहाँ पे शासन करने आए थे तो उन्होंने प्रथम आयुध निर्माण वहां पे शुरू स्टार्ट किया था। मतलब पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वहां पे स्थापना की थी। उसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से चीजें निकल के बाहर आती हैं 1857 में, जब गाय की चर्बी से आपके वो क्या बोलते हैं गोली, मतलब आपका 2 बैरल की जो बंदूक थी उसमें जो गोली इस्तेमाल हो रही थी उसको बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो गाय की चर्बी से उस सेल को बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से मंगल पांडे ने विरोध कर दिया और उनकी बैरकपुर की छावनी में वहां पे मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति का शुरुआत होती है, स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका रीजन ये था। ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मैं देना तो नहीं चाहता हूँ क्योंकि आज क्लास लंबी हो रही है, ज्यादा 1 घंटे के ऊपर आपकी हो जाएगी क्लास। तो आयुध निर्माण दिवस, आयुध निर्माण दिवस कब आपका मनाया जा रहा है, ये आपका मनाया जा रहा है 18 मार्च को। मैंने पिछले मतलब 20 तारीख से स्टार्ट किया, इसमें हम रिवर्स में जा रहे हैं। आप ये मत सोचने लगना कि सर 18 मार्च को क्वेश्चन करवा रहे हैं, रिवर्स में स्टार्ट किया इसलिए पीछे चल रहे हैं, मतलब फ्रेश क्वेश्चन से ओल्ड क्वेश्चन की तरफ। तो इसको ऑर्डिनेंस डे भी बोल देते हैं, ऑर्डिनेंस डे। तो आयुध निर्माण की जो पहली फैक्ट्री थी उसकी स्थापना कहां पे की गई थी, ऑर्डिनेंस की जो पहली फैक्ट्री है आपकी 18 मार्च और 1800 कितना मैंने बताया था 1802 में इसका स्टार्ट हुआ था। मतलब स्टार्ट इस दिन से यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो इसकी डायरेक्ट अगर बोला जाए जो नींव डाली गई थी वो आपकी 1875 में डाली गई थी। नहीं सॉरी 1775 में, 1875 तो फिर आगे हो जाएगा। 1775 में इसकी नींव डाली गई। डीबीएफ का जो मतलब डीबीएफ मतलब OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बोर्ड है आपका, उसकी जो स्थापना का दिन बोला जाएगा 1775 बोले। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आयुध निर्माण दिवस की शुरुआत को हम किस दिन से लेते हैं कि वहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, उसी दिन को मानेंगे ना। अभी हुआ ना कि योगी जी आए, उन्होंने बोल दिया कि आपके गांव की रोड हमने बिल पास कर दिया है, बन जाएगी, तो बनती है 4 साल बाद। तो जिस दिन बन जाएगी, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी, तभी तो वहां पे एक सिंबल लगाया जाएगा कि इस रोड का निर्माण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ऐसा होता है ना।
तो 18 मार्च को यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है 1802 में, तभी हम 18 मार्च को मना रहे हैं आयुध निर्माण दिवस, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस डे बोला जाता है। जो आपकी सबसे पुरानी फर्म है वो आपकी कोलकाता कोसीपुर में है, जिसको प्रथम बोला जाता है, और ये आपकी वर्ल्ड में भी है, ठीक है, वर्ल्ड में भी है, वर्ल्ड में मतलब भी है, और वर्ल्ड में 37वें नंबर की सबसे बड़ी फर्म है। मतलब वर्ल्ड में अगर हम 100 नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की बात करें दुनिया में, तो 37 नंबर पे हमारी आएगी कोलकाता की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वो आएगी 37वें नंबर पे। तो यहां पे आप लिख ले ओल्डेस्ट जो है, सबसे पुरानी है, वो आपकी है कोलकाता में, कोलकाता के कोसीपुर में। और ये वर्ल्ड में कौन से नंबर की है, तो वर्ल्ड में आपकी आ जाएगी 37 नंबर, 37 नंबर पे आएगी वर्ल्ड में, अगर आउट ऑफ 100 हम बात करें तो, या फिर आउट ऑफ 1000 कितनी बात करें, 37 नंबर पे आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपका हो जाता है क्लियर। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है कि सबसे अमीर कौन है। तो सबसे अमीर वही है जो बुद्धिमान है और समझदार है, और जो चीजों को समझता है, अपने माँ बाप और सबकी देखरेख और हर चीज में आगे होता है, सबसे अमीर वही है। ये तो रही मजाक की बात। अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन क्यों, एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जाएगा ना, एग्जाम में पूछा जाएगा हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022। तो ये आपका एक संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट है, हुरून ग्लोबल इसको बोला जाता है। ये आपका गणना करता है कि विश्व में सबसे नंबर अमीर कौन है, ठीक है। तो इस समय जो सबसे नंबर आप 1 आपके हैं, पहले नंबर पे आते हैं, वो आते हैं नंबर 1 पे एलन मस्क। एलन मस्क आपके कौन है? एलन मस्क आपके हैं टेस्ला, जो आपकी कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, स्पेस शिप्स है, स्पेस की जो चीजें हैं उन पे काम करती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। स्पेस एक्स, जिस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, टेस्ला हो गई आपकी, ठीक है। ये सब कौन ऑन करते हैं, मतलब इनका मालिक कौन है? इनका मालिक है एलन मस्क। बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं ये दुनिया के। समथिंग इनका 200 बिलियन का जो कन्वर्जन रेट है वो निकल के बाहर आता है 200 बिलियन रुपए का। मतलब इतने ज्यादा पैसे हैं कि आप अगर 2-3, अब क्या ही मैं कैलकुलेट करके बताऊं आपको, आप खुद कैलकुलेट कर लेना इंडियन रुपीज में, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2022 की जो रिच लिस्ट निकाली गई है, हुरून कंपनी आपकी जो है ग्लोबली काम करती है। तो नंबर 1 पे जो है एलन मस्क हैं, इनके द्वारा जो कंपनी ऑन की जाती है, मालिक है जो ये कंपनी के, वो आपकी स्पेस एक्स हो गया, टेस्ला हो गया, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई। अब बात अगर करें तो भारत की तरफ से कौन है, तो अगर टॉप 10 में बात कर लें हम, टॉप 10 में इंडिया की तरफ से कौन है, तो वो आते हैं आपके मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जी के पास समथिंग जो उनका कन्वर्जन रेट निकल के आ रहा है बाहर, वो 19 बिलियन के समथिंग निकल के आ रहा है, जो नेक्स्ट ईयर तक समथिंग 100 बिलियन को टच कर जाएगा। तो ये किस नंबर पे आ रहे हैं? ये आ रहे हैं आपके 9th नंबर की पोजीशन पे। टॉप 10 की लिस्ट में 9th नंबर की पोजीशन पे इंडिया की तरफ से मुकेश अंबानी है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एशिया में आपके ये 3rd नंबर पे आ जाते हैं शायद, मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन आप 3rd ही है, कंफर्म भी कह सकता हूं, लेकिन देख लेना आप कमेंट बॉक्स में खुद बताएं। लेकिन ये आप इस पर फोकस करें, क्या ही मैं उस चीज को इंक्लूड कर रहा हूँ। कंफ्यूज वाला फैक्ट मैं इसीलिए आपको बताता नहीं हूँ खुद ही, कि जिसमें कंफ्यूज हूँ वो क्यों बताऊँ आपको। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में नंबर 1 पे कौन है? एलन मस्क है। नंबर 9 पे, मतलब 9वें नंबर पे भारत की तरफ से कौन है? 9वें नंबर भारत की तरफ से है मुकेश अंबानी, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्लियर हो जाता है। और भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश बनकर उभरा है, क्योंकि हमने जो डिफेंस कैटेगरी में है, डिफेंस का जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उसमें हम 3rd नंबर पे आ चुके हैं वर्ल्ड में। अमेरिका और आपका रशिया के बाद में 3rd नंबर पे। मतलब हमने बहुत से हथियार बेचे भी हैं और खरीदे भी हैं। ये हमारे देश में पहले इतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। तो आप इससे अब अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं।
क्योंकि जो मेन पैसा आता है बिजनेस मतलब किसी भी इकोनॉमी में, वो आ रहा है आपका हथियारों से। तो अगला क्वेश्चन आता है, पहले उस पर देखते हैं। ये तो आपका हो गया। और हुरून ग्लोबल आपका एक प्राइवेट संस्थान है जो आपकी रेटिंग देता है और गणना करता है। हर साल इनकी रिपोर्ट आती है, हर साल ये बताते हैं, 3 महीने में भी बताते हैं, 6 महीने में बताते हैं। हर साल इनकी रिपोर्ट अलग अलग तरीके से निकलती रहती है। तो अगला क्वेश्चन है आपका मिस वर्ल्ड 2021। मिस वर्ल्ड 2021। तो जैसे कि आपका मिस इंडिया के बारे में बात की थी, तो मनसा वाराणसी जो आपकी बनी थी, मनसा वाराणसी जो थी, उन्होंने भी इस चीज में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो टॉप 6 के फाइनलिस्ट में जगह नहीं बना पाई, क्योंकि टॉप 12 से स्टार्ट होता है। टॉप 32, टॉप 12, टॉप 6, ऐसा 3 राउंड में होता है इस चीज को ऑर्गेनाइज करने का। जो मतलब मिस वर्ल्ड का स्ट्रक्चर है उसमें इसी तरीके से होता है आपका टॉप 32, टॉप 30 मतलब टॉप 12 और टॉप 6 ऐसे डिवाइड करके किया जाता है। तो टॉप 12 में तो आपका मनसा वाराणसी थी, भारत की तरफ से वो नेतृत्व कर रही थी, लेकिन टॉप 6 में जो फाइनलिस्ट होते हैं वो टॉप 6 होते हैं, मतलब 6 लोग होते हैं जिनको चुना जाता है। उसमें मनसा वाराणसी जगह नहीं बना पाई। तो लेकिन मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता किसने है? तो आपका कैरोलिना विलासुका। कैरोलिना, अब ये मत सोचना ये प्रोनाउंसिएशन का फर्क हो सकता है, क्योंकि मैं प्रोनाउंस करूंगा तो मैं इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से प्रोनाउंस करूंगा जिस तरीके से मेरी लोकल लैंग्वेज रही है। आप ये मत करने लगना कि सर आपने कैरोलिना 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 क्या ही है, ऐसा मत समझ लेना, ठीक है। फोकस इस पे करें, वर्ड पे ध्यान दें, प्रोनाउंस पे याद ध्यान ना दें। मेरा जो एक्सेंट है वो इंडियन ही रहेगा, मैं यूएस के एक्सेंट में बात नहीं करने लगूंगा, ठीक है। तो कैरोलिना विलास्का जो आपकी हैं, अब कुछ लोग इसको विलावस्का भी पढ़ेंगे, विलास्का भी पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से अपना अपना एक्सेंट होता है ना। लेकिन हम इंडियन अगर अपना एक्सेंट बोलेंगे, हम कहीं भी विदेश में घूमने भी चले जाएं, तो अगला बंदा वहां पे जो होगा वो हमारे एक्सेंट को तुरंत पकड़ लेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये जो व्यक्ति है वो भारत से घूमने आया है, मेरे देश में इसका जो एक्सेंट है वो इंडियन एक्सेंट है। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा इस चीज को ज्यादा फेस करती हैं, वो दोनों तीनों एक्सेंट में बात कर लेते हैं, यूएस एक्सेंट में भी, इंडियन एक्सेंट में भी, हर तरीके से। तो लेकिन ये कौन इसमें और इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड करते हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का मिस वर्ल्ड 2021 का जो खिताब है वो आपका कैरोलिना विलावस्का ने जीता है। और ये किस नंबर का एडिशन था? तो 70th नंबर का ये आपका एडिशन था, 70वां संस्करण था। आप जाएं तो गूगल पे सर्च करें, इनकी फोटो वहां पे देख सकते हैं, जिससे कि आपको रिमेम्बर करने में, ध्यान करने में और भी याद आएगा। और इस एडिशन का ऑर्गेनाइजेशन का स्थान क्या रहा? तो स्थान जो आपको है सैन जुआन ब्यूटोरिको, सेंट जुआन ब्यूटोरिको। तो सेंट जुआन याद रखें, डायरेक्ट यही पूछा जाएगा मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना विलावस्का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आपका ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2022। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे आपका कब मनाया जाता है? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे आपका मनाया जाता है 18 मार्च को। ये दिखेगा नहीं आपको। इसका जो थीम रहा है क्या है? थीम इसका जो रहा है उसका रिसाइकलिंग फ्रंटनिटी। रिसाइकलिंग फ्रंटनिटी जो आपका है वो इसका थीम रहा है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे आपका 2022 है, जो 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आपका एक संस्थान है ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन। ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन मतलब GRF
शॉर्ट फॉर्म याद रखने की ज्यादा कोशिश किया करें, शॉर्ट फॉर्म को याद किया करें, उसका फुल फॉर्म क्या है उसको दिमाग में रखा करें। तो जीआरएफ आपका क्या है, ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन, ऐसे याद करें। मैं यहाँ पे लिख दूं ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन, आप पढ़ के निकल लोगे क्या मतलब उसका, याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज आपको रोज मैं थोड़े ना बताऊंगा। रोज आपको बताने लायक क्या है कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे आपका कब मनाया जाता है, इसकी इस बार की थीम क्या है, ये रोज आपको पढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये रोज रोज अगर बता रहा हूँ फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है तो फिर समस्या है आपको डिसलेक्सिया है या फिर अलेक्सिया है। आप डिसलेक्सिया अलेक्सिया के उसको लिए आप मेरी सीडीपी की क्लास देखें, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जीआरएफ जो आपको इसको बोला जाता है ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन, ये आपका एक संस्थान है जिसके द्वारा ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। और इसके जो जीआरएफ के अध्यक्ष हैं वो रंजीत बख्शी हैं, रंजीत बख्शी, ठीक है। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का मतलब क्या है, रिसाइकलिंग से मतलब ये है कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े मॉल हैं या फिर कोई बड़ी बड़ी शॉप है, मतलब ऐसी शॉप होनी चाहिए जिसका एक ग्लोबल ट्रेंड है, मतलब ग्लोबल एक मतलब मार्केट में वैल्यू है, ग्लोबल वैल्यू है उसकी मार्केट में। जैसे कि आपका प्यूमा हो गया, रेड एंड चीफ हो गया, पीटर इंग्लैंड हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऐसे जिनका एक ग्लोबल मार्केट में इतनी ज्यादा वैल्यू है। तो इनके जब आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं वो आपको कैरी बैग देते हैं, वो कहते हैं ना जब मॉल में जाएं कि सर कैरी बैग लगा दें, तो आप कहते हैं कितने रुपए का, कहते हैं 20 रुपए का। तब कहते हैं मैंने शॉपिंग तो 100 रुपए की, कैरी बैग 20 रुपए का, तो कहते नहीं आपको ले जाना पड़ेगा। तो आप फिर क्या करते हैं, आप घर से झोला लेकर तो कोई जाता नहीं है, वहां से फिर कैरी बैग खरीद के आना पड़ता है। तो ऐसा आप मत करें, आप घर से अपना झोला लेके जाए और कैरी बैग फिर आपको नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मजाक की बात है। तो वहां पे होता क्या है, वो आपको कैरी बैग देता है, उसमें यहाँ पे एक सर्कल आपने देखा होगा, वहां पे इस टाइप से बना रहता है, ये आपका एक सर्कल बना रहता है, 3 टाइप्स में डिवाइड करके बनाया जाता है। इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चलो करते हैं, समझ में आना चाहिए आपको कैसे भी है। तो इस टाइप से आपने वहां पे सिंबल देखा होगा, ठीक है। तो इस सिंबल का क्या मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब है रिसाइकल। रिसाइकल मतलब वो जो बैग है, वो जो आप वहां से बैग लेके आ रहे हो उसको रिसाइकल किया जा सकता है, वो सिंबल आपका यहाँ पे बना होगा। और इसी तरीके से आप बाकी प्रोडक्ट्स पे भी देखेंगे, थम्सअप की बोतल है या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं मार्केट से जो मतलब पहले से मैन्युफैक्चर्ड है, किसी ने उसको बनाया है, खाने वाली चीजें हैं आपकी, या फिर बैग की पैकिंग है, किसी भी चीज की पैकिंग है या फिर कोई चीज खाने वाली है, वहां पे देखें कि उस चीज पे इस टाइप का सिंबल बना है कि नहीं बना। इसका मतलब ये होता है कि इस चीज को रिसाइकल किया जा सकता है, इस बैग से हम दोबारा इसको फिर से रिसाइकल करके नया बैग बना सकते हैं। लेकिन जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं, मार्केट से पॉलीथीन लाते हैं, वहां पे कोई सिंबल नहीं बना, तो व्हाइट पॉलीथीन हो आपकी, ब्लैक पॉलीथीन हो या फिर ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन हो, उसको हम डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। उसको जैसा ही हम एनवायरमेंट में डस्ट में मिला देंगे वो आपको 4 साल बाद फिर से वैसे ही वहां से निकल के आ जाएगी। लेकिन ये आपका पेपर पे होता है, इसमें पेपर मिला होता है, ज्यादातर पेपर का मटेरियल होता है ये। इस बैग की ज्यादा पोटेंशियल क्षमता भी नहीं होती, आप इसमें ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते। या तो फिर आपको एक खादी का बैग देने लगे होगा, बिग बाजार या बिग बास्केट या वॉलमार्ट की दुकान में आप जब जाएंगे, जियो मार्ट्स वगैरह में, तो आपको एक खादी का बैग देंगे। उसका रीजन भी यही है कि वहां पे भी रिसाइकलेबल होता है, वो भी उसको भी रिसाइकल किया जा सकता है। तो उस चीज को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाने लगा 18 मार्च को, जिसके अंतर्गत हमें ये बोला जा रहा है कि उन चीजों का इस्तेमाल करें जिनको हम रिसाइकल कर सकें। अगर इस बैग को हम कहीं फेंक भी देते हैं तब भी ये डिस्पोज हो जाएगा ऑटोमेटिक, जब बारिश होगी, तूफान आएगा या फिर जमीन में दब जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं बचेगा। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक ऑटोमेटिक वहां पे रिसाइकल हो जाएगा और ये खाद का रूप ले लेगा। अगर इस बैग को हम कूड़े वाले को दे देते हैं तो वो ले जाएगा, वहां से वो बैग सारे अलग कर लेंगे, उस कचरे को अलग कर लेंगे जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, उस कचरे को अलग कर लेंगे जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो इस रिसाइकल से हम दोबारा फिर बैग्स बना सकते हैं। तो मतलब ये है, इतने बेसिक चीजें हैं, आपको पता तो होनी चाहिए, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया फिर भी। तो वर्ल्ड स्लीप डे, सोना सबको पसंद है, नहीं, एक गाना भी है सोना सोना वाला, एक सुना होगा आप सबने। गाना सभी सुनते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ गाने ही सुनते रहते हैं, है ना।
तो अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। अरे क्या लिख रहा है, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल मतलब ये, ठीक है। तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल जो आपका है, इसका उद्घाटन किया गया है किस कंट्री में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मेडागास्कर कंट्री जो आपकी है, मेडागास्कर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंपनी मतलब कंट्री है, सॉरी। और ये आपका एक पार्क है जो महात्मा गांधी की स्मृति में बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि महात्मा गांधी तो भारत के राष्ट्रपिता है, तो अफ्रीका से क्या कनेक्शन है? जब महात्मा गांधी भारत लौट के आते हैं 9 जनवरी को, उसको भारत प्रवासी दिवस के रूप में बनाता है। मतलब प्रवासी ये वो लोग होते हैं जो अदर कंट्री से भारत में रहने आते हैं। तो महात्मा गांधी उस दिन आए थे 9 जनवरी को, तो उसी वजह से हम लोग भारत का प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो 9 जनवरी आपका अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो मेडागास्कर रिलेशन ये रहता है कि महात्मा गांधी ने वहां पे अपने वकालत की पढ़ाई पूरी की और वहां पे जो राजनीतिक चीजें थी, घटनाएं थी, उनमें अपनी हिस्सेदारी को दिया। और ब्लैकिस्ट पीपल जो वहाँ के हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा शोषण हुआ लोगों का और लोग वहाँ पे ठीक से डेवलप नहीं कर पाए। सबसे गरीब देश अगर पूरे वर्ल्ड में है तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है। हुआ क्या, वहाँ पे स्लम्स एरिया ज़्यादा थे। और जब इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन लोग शासन कर रहे थे तो अमेरिका और यूरोप के जो लोग देश थे वो बहुत ही डेवलप थे, एक्स्ट्रा आगे बढ़ चुके थे। तो अमेरिका के लोग जो थे उनको अगर स्मगल मतलब किसी भी तरीके से लोगों की मजदूरों की जरूरत होती तो वो अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका से लोगों को खरीद के लाते थे। तो जो मजदूर की खरीद फरोख्त का काम है वो अफ्रीका में ही किया जाने लगा था, जिसकी वजह से वहां के लोग स्वतंत्र नहीं हो पाए और उनपे काफी चीजें गलत तरीके से की गई। उसकी वजह से महात्मा गांधी ने इस चीज का विरोध किया और उन लोगों की काफी मदद भी वहां पे की। तो और इसका प्रभाव भी पड़ा। लेकिन महात्मा गांधी को जब पता चला कि मेरा देश अभी भी आजाद नहीं हो पाया है और मेरे देश के लोग काफी इस चीज को अनफॉलो कर रहे हैं, मतलब अनफॉलो नहीं, काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और मुझे जाके वहां पर उनकी मदद करनी चाहिए। तो जैसा कि आपका महात्मा गांधी पहुंचते हैं भारत और हमें आजादी मिलती भी है, ठीक है। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड, जो बेसिक चीज है। आपको क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का मेडागास्कर देश में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो देश है वहां पे उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो आपके भारत के राजदूत हैं, भारत राजदूत अभय कुमार। और नेक्स्ट आप एक लोग और हैं, 2 लोगों ने मिलकर मेयर हैं आपके एंटीनोरिवो के, मतलब एंटीनोरिवो आपका मेडागास्कर की राजधानी है, एंटीनोरिवो। यहाँ के मेयर हैं, यहाँ के मेयर कौन है? यहाँ के जो मेयर हैं एंड्रिया टिहानो, एंड्रिया ही लिख लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। एंड्रिया टिहानो नाम है इनका, एंड्रिया ये लिख लें। नैना एंड्रिया जो उनका नाम है पूरा, नैना और लिख लें यहाँ पे। इन दोनों लोगों ने मिलके इस पार्क का उद्घाटन किया है, ठीक है। यह एक पार्क राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि के रूप में है और यहाँ की जो मेडागास्कर की राजधानी है वो आपकी एंटीनोरिवो है राजधानी। और मेडागास्कर आपका एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश हो जाता है। चाहे तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लें। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट हम लोगों का हो जाता है एशिया बैंक ऑफ द ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स को फॉलो करते हैं, यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स को फॉलो करते हैं, सुपर टेट में तो है ये इंपॉर्टेंट। सुपर टेट के एग्जाम्स में जो करंट अफेयर का बेस रहता है वो रहता है एक्चुअल बेस। डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा किस टाइप से, जैसे एशिया बैंक ऑफ द ईयर, ठीक है। तो एशिया बैंक ऑफ द ईयर कौन है? एक्सिस बैंक। ये अवार्ड जीता है, एक्सिस बैंक ने ये अवार्ड जीता है आपका। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लेगा सुपर टेट में, एशिया बैंक ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है?
तो एक्सिस बैंक ने जीता है। IFR एशिया अवार्ड जो होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेशन होता है ना, आपके एक संस्था है, उसके जो अवार्ड्स की घोषणा की गई है 2021 में, IFR ने ये घोषणा की है सारी 2021 के जो अवार्ड्स हैं उसमें आपका एक्सिस बैंक टॉप पे रहा, उन्होंने अवार्ड जीता है। भारत में सर्वश्रेष्ठ DCM हाउस अवार्ड भी इन्होंने ही जीता है, एक्सिस बैंक ने, मतलब DCM हाउस अवार्ड, वो भी आपका अवार्ड जो है एक्सिस बैंक ने ही जीता है। और लगातार ब्लूमबर्ग जो लीग होता है आपका टेबल में, ब्लूमबर्ग लीग टेबल जो होता है, ब्लूमबर्ग आप एक प्राइवेट संस्थान है जो फाइनेंशियल रूप से जो बैंकिंग सिस्टम होता है उनकी रेटिंग उनको देता है और एक टॉप 10 की लिस्ट बनाता है या टॉप 100 की, जो पूरा वर्ल्ड में जितने भी बैंक्स हैं उन लिस्ट में लगातार ब्लूमबर्ग की रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पे आपका एक्सिस बैंक रहता आ रहा है, कम से कम 3 से 4 साल से लगातार ब्लूमबर्ग की। अब आप सोच सकते हैं कि एक्सिस बैंक ने जो आपकी प्रोफिशिएंसी है कस्टमर्स को देने की बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट है तो आप वो चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बैंक आपको कितना फास्ट इनका सिस्टम है। आप अगर चाहें तो अभी अप्लाई करना चाहें, आपका अकाउंट 10 to 15 मिनट्स में ओपन हो जाएगा। आप ऐसे नहीं है कि किसी का भी अकाउंट खोल दिया, ये भी नहीं है। प्रोसेस इतना फास्ट है, ऑथेंटिक है। आप किस चीज के जरिए क्या करवा सकते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, ये जो प्रोसेस का फॉलोएशन है बहुत ही डिजिटलाइजेशन है और बहुत ही फास्ट है। और प्राइवेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है आपका ये, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में आता है। और यहाँ पे आप 10,000 कुछ का अमाउंट होता है, जीरो बैलेंस का अकाउंट आप इसमें नहीं खुलवा सकते। तो ये सारी चीजें हैं। बेसिक आपका मेन क्वेश्चन कौन सा है, एशिया बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है, एक्सिस बैंक ने। ठीक है, हो गया होगा। चलते हैं नए सवाल पे, नए क्वेश्चन पे। अगला आता है आपका MB राम प्रसाद बिस्मिल। ये कौन है, MB राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये आपका एक डॉक याक है। अगर डॉक याक का मतलब होता है आपका एक जहाज है, डॉक याक है, जो गंगा से ब्रह्मपुत्र यात्रा करने वाला सबसे लंबा जहाज बना है। कहां तक, हल्दिया तक गया है ये आपका, गंगा से ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र मतलब यहाँ पे आपका रिवर यही है, गंगा ही। ब्रह्मपुत्र नाम सांगपो रिवर हो जाता है जब हम चाइना में जाते हैं। आपका रिवर जब घूम के आती है, हमारा जो पूरा ईस्ट का एरिया है, मैप में जब आप देखेंगे गंगा जो रिवर आपकी होती है भारत की सबसे लंबी रिवर हो जाती है। ठीक है, इसकी लगभग 25 समथिंग कुछ लंबाई है। देखें, आप देख लो उसको, देखेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सॉरी देखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। गंगा से ब्रह्मपुत्र तक ये आपका जो जहाज है MB राम प्रसाद बिस्मिल सबसे ज्यादा लंबी यात्रा करने वाला जहाज बन चुका है। और ये कहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया है, तो हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह तक ये गया है। लेकिन आपसे पूछा क्या क्वेश्चन जाएगा, यात्रा करने वाला सबसे लंबा जहाज कौन सा बना है, MB प्रसाद बिस्मिल आपका जहाज है जो गंगा से ब्रह्मपुत्र तक, मतलब ब्रह्मपुत्र आपका ये पे बांग्लादेश हो जाता है और गंगा आपका भारत में तो वही है। फिर हल्दिया से श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी में पांडुरंग बंदरगाह पूरा एक चक्कर लगा के पहुंचे हैं ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे तक, मतलब बांग्लादेश के डॉकयार्ड तक। ठीक है, तो MB राम प्रसाद बिस्मिल आपका एक ऐसा जहाज बन चुका है जिसने सबसे लंबी यात्रा की है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका है फाइड शतरंज ओलंपियाड। शतरंज का जो ओलंपियाड होता है, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स का होता है, फिजिक्स ओलंपियाड होता है, केमिस्ट्री का हर चीज का ओलंपियाड होता है ना, सब्जेक्ट में काफी चीजों के ओलंपियाड होते हैं। तो फाइड शतरंज ओलंपियाड, फाइड शतरंज ओलंपियाड, ठीक है। फाइड शतरंज ओलंपियाड का मतलब क्या है,
तो आयोजन इसका जो हो रहा है वो भारत के चेन्नई में हो रहा है। सीधा पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा। आयोजन है वो कहां पे हो रहा है? भारत के चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में आपका एक स्थान है, मैं उसके बारे में नाम नहीं आपको बताऊंगा। दो स्थान है आपके यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, उन दोनों स्थान का नाम आता है। उसी जगह पर इस चीज का आयोजन किया जाएगा जो ये ओलंपियाड आपका होना था। अब आपका काम ये है होमवर्क में कि उन दोनों स्थान का पता लगाएं। आयोजन स्थल मैंने बता दिया आपको चेन्नई है, तो चेन्नई में वो दोनों स्थान है, और वो दोनों स्थान आपके वर्ल्ड हेरिटेज जो यूनेस्को की लिस्ट है उसमें वो शामिल भी हैं। ठीक है, तो फाइड आपका इंटरनेशनल जो हो जाता है, चेस फेडरेशन है उसके द्वारा करवाया जाता है, और इसका ये 44वां संस्करण है, जो आपका कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? 26 जुलाई से 8 अगस्त तक। कब से कब तक? 26 जुलाई से 8 अगस्त तक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आता है 1924 में फाइड स्थापना के बाद 1927 में इसकी शुरुआत हुई। 1924 में स्थापना होती है, और फाइड का जो ओलंपियाड है वो पहली बार 1927 में ऑर्गेनाइज किया जाता है, 1924 के बाद। ठीक है, फाइड को बोला क्या जाता था? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और वर्ल्ड चेस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर लॉसेन में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। बहुत ही प्यारी जगह है लॉसेन। अगर कभी आपको वक्त मिले तो जरूर घूमने जाएं। पैसा खर्चा हो जाएगा लेकिन घूमने में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो उसी वजह से मैं कह रहा हूं, अगर आप कम सोएंगे तो ज्यादा सोना कमा पाएंगे, उसकी वजह से आप फिर घूमने भी जा सकते हैं। तो कहाँ घूमने जाना है आपको? लॉसेन। लॉसेन क्यों घूमने जाना है? क्योंकि वहां आपको देखना है जाके कि ये सच में फाइड वहां पे बना हुआ है कि नहीं, कि सिर्फ हमें पागल बनाया जा रहा है। ठीक है, लॉसेन मतलब स्विट्जरलैंड। तो आपको पहले स्विट्जरलैंड का फ्लाइट टिकट बुक करना है। ठीक है, फिर आपको लॉसेन में लैंड करना है, और वहां आप जाके पता लगाएंगे कि फाइड का जो हेडक्वार्टर है वहीं पे बना है कि नहीं बना है। ठीक है, तो पता कर लेंगे, इतना तो पता कर ही सकते हैं। तो और इसका एक रीजन क्या है कि इसको ट्रांसफर इंडिया में कर दिया गया? इसका रीजन ये है कि पहले ये और जो आपका होने वाला था ये यूक्रेन में होने वाला था, लेकिन यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से इसको ट्रांसफर करके इंडिया में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर अगला आपका लास्ट क्वेश्चन आज का हो जाता है। काफी क्लास आपकी लंबी हुई है आज, इंटरेस्टिंग भी रखी है मैंने, बोरिंग आपको फील नहीं होने दिया है। बाकी काफी चीजें अभी आगे और चेंजमेंट्स हो जाएंगी, हम लोग जितना आपका फ्रेंडली होते जाएंगे। अभी डिजिटल बोर्ड वगैरह जब ऑर्गेनाइज हो जाएगा हम लोगों का, तो काफी चीजें और भी आसान हो जाएंगी, और भी अच्छे तरीके से हम आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। इस्लामोफोबिया काफी ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, मैं इसको इंक्लूड नहीं करना चाह रहा था लेकिन मैंने इंक्लूड किया। अब इस टॉपिक पे हो क्या जाता है, थोड़ा क्रिटिकल चीजें हो जाती हैं, क्रिटिक्स लोग करने लगते हैं, क्रिटिक्स करने लगते हैं। तो इस्लामोफोबिया एक डे भी होता है, अब होगा, होता नहीं, अब से होगा, मतलब 15 मार्च को ये मनाया जाएगा। ठीक है, 15 मार्च को अब इस्लामोफोबिया डे मनाया जाएगा। इस्लामोफोबिया डे आपको 15 मार्च को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने इसको अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। किसने घोषित किया है? जैसा कि मैं बोल चुका हूं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। और यूनाइटेड नेशन, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो दिवस आपके ज्यादातर होते हैं अंतरराष्ट्रीय दिवस, यूनाइटेड नेशन ही घोषित करता है। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। और इसको प्रस्ताव को दिया किसने था? तो इस्लामिक संगठन ने एक प्रस्ताव दिया है, पाकिस्तान के राजदूत जो हैं मुनीर अकरम द्वारा ये पेश किया गया। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम, तो इनके द्वारा इस चीज को पेश किया गया इस्लामोफोबिया डे मनाने में। इसके अब रीजन है काफी। आपके जो भारत के विदेश मंत्री है, मतलब विदेश मंत्री हो जाते हैं, सचिव, विदेश मंत्रालय के सचिव, सेक्रेटरीज होते हैं, मंत्री होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, तो वो भी यहाँ पे शामिल थे बैठक में। उन्होंने भी इस चीज को बोला कि यूनाइटेड नेशन इस चीज को अनाउंस करके देश, मतलब पूरे वर्ल्ड में पर्टिकुलर किसी
रिलीजन को लेके ये चीज घोषित करना बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके से चीजें नहीं करनी चाहिए। मतलब भारत ने एक तरीके से इस चीज का विरोध किया डायरेक्टली, आप ये सोच लें, क्योंकि उन्होंने यही बोला कि हिंदू फोबिया भी भारत में या फिर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फैल रहा है। मतलब लोग डरते हैं, कहीं जाते हैं घूमने तो बताने से डरते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ। उसी तरीके से लोग इस्लामोफोबिया का मतलब भी यही हो जाता है कि वो कहीं घूमने जा रहा है तो बताते हैं कि वो एक मुसलमान रिलीजन को फॉलो करते हैं या फिर वो एक मुसलमान है। फोबिया का मतलब होता है डर, फियर, फोबिया का। सो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, थोड़ा सेटअप की लाइट एकदम से ऑफ हो गई, जिसकी वजह से अब ब्लैंक दिख रहा होगा आपको। तो अभी लाइट वापस आ गई, सारा चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो वैसे आपकी क्लास तो ओवर हुई थी, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे इश्यूज होते रहते हैं, ऑनलाइन चीज़ें आपको भी पता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर क्लास प्रॉपर हो जा रही है तो बहुत अच्छी बात, बट ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम से हम लोग ऐसा ध्यान रखेंगे, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो वो चीज़ें हैं। तो इस्लामोफोबिया जो आपका है डे आपका 15 मार्च को आपसे मनाया जाएगा, तो ये चीज़ें एक्सप्लेन होगी। बाकी इसके डे के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है उस पर मैं ज़्यादा बोलना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ कि पर्टिकुलर चीज़ें किसी के बारे में बोलना ठीक नहीं होता, बट आपको जो पता होना चाहिए कि फोबिया का मतलब डर होता है। इस्लामोफोबिया मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कहीं घूमने जाता है वो ये बताने से डर रहा है कि वो किस रिलीजन को फॉलो करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या किसी भी रिलीजन से हो, ठीक है। तो इसका मतलब वर्ड का ये, आपको वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आप क्रिटिक्स करने के बाद स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आपको आपके दिमाग में चीज़ें चलनी ही नहीं चाहिए कि हिंदू, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में पॉलिटिकली लेवल पे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। एज अ टीचर मैं भी नहीं बोलना चाहूँगा, ना बोलना चाहिए एज अ टीचर किसी भी टीचर को, और एज ए स्टूडेंट आपको भी ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए जब तक कि आप एक स्टूडेंट हैं, अपनी लाइफ में आप अपने गोल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमने काफ़ी लंबी क्लास कर दी और 18, 19, 20 सारी डे के हमने करंट अफेयर अच्छे से फॉलो कर ली। नोट्स आपको आपकी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बेहतर क्लासेस आपकी आज से स्टार्ट होने वाली हैं। बोर्ड्स में आपको इंट्रो क्लास आज मिल जाएगी फिजिक्स की, वैसे ही सीटेट के सफलता बैच की जो क्लासेस हैं वो भी आपकी जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, बाकी चीज़ें भी प्रॉपर स्टार्ट होने वाली हैं। तो मिलते हैं आपसे शाम को एक नई क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।